वेरी गुड मॉर्निंग। नॉरसेट 2021 की क्लासेज में आपका स्वागत है। लक्ष्य नॉरसेट 2021 के अंदर आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, किस टाइप का होता है, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होता है और किस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुछ साइन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। टुडेज टॉपिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है बेटा आपके सामने मेनिंजाइटिस क्या होता है। ध्यान से समझना, नाम से ही पता चल रहा है मेनिंजाइटिस। सर मेनिंजाइटिस क्या होता है? नाम आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज। सर मेनिंजीज कौन कौन सी होती है आप सभी को पता होना चाहिए। ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजीज होती है, सबसे अंदर पायामीटर, दूसरे नंबर पे आपके सामने कौन सी होती है, अरेक्नोइड, और सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो क्या कहलाती है, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर थोड़ी सी सॉलिड होती है और पायामीटर सबसे वेस्कुलर होती है, अंदर वाली, क्योंकि ब्रेन के बिल्कुल टच होती है। आप ब्रेन को और पायामीटर को अलग नहीं कर सकते हो, इतनी पारदर्शी झिल्ली होती है जो ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज, मेनिंजीज का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं बेटा? मेनिंजीज के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। सर मेनिंजीज में भी कौन सी वाली मेनली? अरेक्नोइड, ड्यूरामीटर नहीं करेंगे इंक्लूड, अरेक्नोइड एंड पायामीटर। अरेक्नोइड और पायामीटर का जो इन्फ्लेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है उसे हम किस नाम से बोलते हैं बेटा? मेनिंजाइटिस। ध्यान से समझना, मेनिंजाइटिस क्या चीज होती है। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज। मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन है। कौन कौन सी मेनिंजीज? अरेक्नोइड एंड पायामीटर। कौन कौन सी? अरेक्नोइड एंड पायामीटर। यदि किसी ब्रेन पर आप देखोगे तो ब्रेन की सरफेस पर सबसे अंदर, ध्यान से समझना, मान के चलो ये एक ब्रेन है, मान के चलो ये एक ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर सबसे ऊपर, ब्रेन के ऊपर सबसे पहले 3 झिल्लियों की बात करूं। सबसे पहली झिल्ली, फिर उसके बाद में दूसरी झिल्ली। पहली झिल्ली बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, दूसरी झिल्ली, और थर्ड नंबर पे आपके सामने बात करूं सबसे बाहर वाली। सबसे बाहर वाली कहलाती है आपके सामने ड्यूरामीटर। क्या कहलाती है? ड्यूरामीटर। सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है? ड्यूरामीटर। उसके अंदर वाली कौन सी होती है? अरेक्नोइड। कौन सी होती है? अरेक्नोइड। और सबसे आपके सामने अंदर वाली जो बिल्कुल ब्रेन के संपर्क में रहती है उसे बोलते हैं हम पायामीटर। क्या बोलते हैं? पायामीटर। तो अरेक्नोइड और पायामीटर का जो इन्फ्लामेशन है, इन दोनों का जो इन्फ्लामेशन है उसे ही हम किस नाम से कहते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान से समझना। सर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है? अरेक्नोइड एंड पायामीटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, इन्फेक्शन आल्सो स्प्रेड टू वेंट्रिकल्स। कई बार क्या होता है, मेनिंजिस से इन्फेक्शन किस में पहुंच जाता है? वेंट्रिकल्स में। सर कौन कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर? ब्रेन के अंदर होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, दो तो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल किससे कम्युनिकेट करते हैं? थर्ड वेंट्रिकल से। और थर्ड वेंट्रिकल किस में जाके खुलता है? फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ब्रेन में 3 तरह के वेंट्रिकल होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल और आपके सामने थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। और टोटल नंबर ऑफ वेंट्रिकल कितने होते हैं? 4, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं। यस, चलिए। तो कई बार ये मेनिंजिस से इंफेक्शन कहां पर पहुंच सकता है बेटा? वेंट्रिकल्स तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, आपके सामने आ जाए ईटियोलॉजी। सर क्या ईटियोलॉजी है? दुनिया में मेनिंजाइटिस किस किस वजह से होता है? व्हाट इज द ईटियोलॉजी? पहला, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एग्जांपल ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आ सकता है। दूसरा, बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरस के द्वारा वायरल मेनिंजाइटिस, फंगस के द्वारा फंगल मेनिंजाइटिस और प्रोटोजोआ के द्वारा प्रोटोजोअल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस किसी भी चीज से हो सकता है, बैक्टीरिया से, फंगस से, तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखने को मिल सकता है। यूआरटीआई मोस्ट कॉमन, ध्यान रखना बेटा, यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूआरटीआई का पूरा नाम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और हिमेटोमा रूट से भी पहुंच सकता है, ब्लीडिंग रूट से। स्कल फ्रैक्चर, कौन सा बेटा? स्कल फ्रैक्चर। कई बार स्कल में किसी ने गलती से हेड इंजरी हुई, स्कल का फ्रैक्चर हुआ, और अंदर जो स्कल के फ्रैक्चर, क्रेनियम एक बार हट गया, तो मेनिंजिस से डायरेक्ट बैक्टीरिया वायरस कांटेक्ट में आएंगे और वो किस में बदल सकता है? आपके सामने किस में बदल सकता है बेटा? तो आपके सामने किस में बदल सकता है आप सभी को पता होना चाहिए, किस में बदल सकता है? मेनिंजाइटिस में। तो क्या क्या ईटियोलॉजी होगी? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगल, प्रोटोजोअल और आपके सामने फंगस। नेक्स्ट, यूआरटीआई, स्कल फ्रैक्चर, स्पाइनल और ब्रेन सर्जरी। यदि कोई पर्सन क्रेनियोटोमी कर रहा है,
क्रेनियोटोमी क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ द क्रेनियोटोमी? यदि किसी के ब्रेन में क्रेनियम के अंदर ब्लड का क्लोट जम गया है तो हम क्या करते हैं, एक इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगाकर जो अंदर का जो ट्यूमर है या कोई ब्रेन के अंदर क्लोट जमा पड़ा है तो उसको रिमूव करने के लिए ये जो प्रोसीजर आपने किया, जो इंसिजन दिया है क्रेनियम में, इसको बोलते हैं क्रेनियोटोमी। क्रेनियो मतलब क्रेनियम और टोमी मतलब उसमें छेद बनाना। तो क्रेनियोटोमी, स्पाइनल या ब्रेन, किसी ने क्रेनियोटोमी करी तो क्रेनियोटोमी के बाद भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आपने एसेप्टिक प्रिकॉशंस काम में लिया हो, आपकी जो सीजर हो, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हो वो एसेप्टिक हो, आपके ऑटोक्लेव में नहीं किए गए हो, तो उससे क्या फैल सकता है, मेनिंजाइटिस फैल सकता है। वीक इम्यून सिस्टम, यदि किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो भी मेनिंजाइटिस फैल सकता है। आगे स्पाइनल सर्जरी, यदि किसी पर्सन ने स्पाइनल, किसी के लंबर पेन हो रहा था और किसी ने क्या किया, लंबर वर्टिब्रा डिस्क को निकलवाया, लेकिन पता लगा कि स्पाइनल कोड से सीधा, अर्थात इंफेक्शन, वीक इम्यून सिस्टम था, स्पाइनल सर्जरी के दौरान कहां पर पहुंच गया, मेनिंजीज में पहुंच गया, तो दैट इज द मेनिंजाइटिस। आगे यूज ऑफ द नेजल स्प्रे, जो लोग नेजल स्प्रे का यूज करते हैं, बार बार नेजल स्प्रे, उनको भी अर्थात नेजल के थ्रू, जैसे ही वो सक करते हैं नेजल के थ्रू, तो बैक्टीरिया वायरस कहां पर पहुंच सकते हैं, मेनिंजीज में। तो नेजल स्प्रे के यूज करने से भी क्या हो सकता है बेटा, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये आपके सामने मेनिंजाइटिस के आपके सामने इटियोलॉजी थी सर। यस, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द कोजेटिव एजेंट के बेस पर मेनिंजाइटिस को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? पहला है सेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेप्टिक मतलब होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। सेप्टिक मेनिंजाइटिस, सर सेप्टिक मेनिंजाइटिस क्या होता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कोल्ड क्या कहलाता है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस कहलाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है, बैक्टीरियल, अर्थात आर द स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा होता है मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस? कौन सा होता है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। दूसरा नाइसेरिया मेनिंजाइटिडस, जिसको आप मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के नाम से भी बोलते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस करते हैं? आपके सामने पहला नंबर पे कौन सा आता है, आपके सामने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। दूसरा नंबर पे नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, जिसको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये तीन बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के अंदर इकोलाई, और बर्थ से लेकर 2 महीने तक, जब बच्चा बर्थ से लेकर 2 महीने का होता है तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा होता है बेटा, इकोलाई। कौन सा होता है, इकोलाई। तो ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि कौन सा मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो मेनिंजाइटिस के अंदर आप यदि देखोगे तो यदि मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन, अर्थात बैक्टीरिया कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के बाद कौन सा होता है, मेनिंगोकोकस। कौन सा होता है, मेनिंगोकोकस। कौन सा, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। और उससे सबसे लास्ट में आपके सामने वो कौन सा होता है, थर्ड नंबर पे जो आपके सामने है वो कौन सा होता है, आपके सामने हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कौन सा होता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि मेनिंजाइटिस में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा मेनिंगोकोकस, और तीसरा नंबर पे कौन सा होता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन, मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन। यस, बर्थ से लेकर 2 महीने का बच्चा होता है तो इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों में कौन सा होता है, इकोलाई। और आजकल तो इंडिया के अंदर बच्चों के अंदर इकोलाई से ज्यादा होता है बेटा, आपको बता दे, क्लेबिसेला। कौन सा होता है, क्लेबिसेला। तो याद रखना, इन इंडिया की बात करें, इन इंडिया में जो नियोनेट होते हैं, बच्चों में जो मेनिंजाइटिस होता है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस जो आपको देखने को मिला है, वो सबसे ज्यादा कौन सा वाला मिलता है बेटा, आपके सामने क्लेबिसेला। कौन सा, क्लेबिसेला। और क्लेबिसेला ऑप्शन में नहीं हो तो क्या दोगे बेटा, इकोलाई। क्या दोगे, इकोलाई। तो ये प्रायोरिटी याद रखना, पहला क्लेबिसेला और बाद में कौन दोगे, इकोलाई। यस, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। दूसरा बैक्टीरियल में भी कौन सा होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। सर बैक्टीरिया आपकी बार कौन सा वाला हो, जो टीबी फैलाता हो। और टीबी कौन सा बैक्टीरिया करता है, कौन सा बैक्टीरिया टीबी फैलाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो क्वेश्चन आ जाए, ट्यूबरकुलस बैसिलाई मेनिंजाइटिस क्या होता है, जिसको टीबीएम के नाम से भी बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द ट्यूबरकुल बैसिलाई। ट्यूबरकल बैसिलाई कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरकल बैसिलाई जो कि एक एसिड फास्ट बैसिलाई है, एसिड फास्ट बैसिलाई। ऐसे बैक्टीरिया
जो एसिड फास्ट स्टेन लेते हैं उन्हें बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई। तो दुनिया में जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसा होता है? एसिड फास्ट बैसिलाई। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द बैसिलाई? बैसिलाई का मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो कैसी शेप है? रोड शेप है। कैसी शेप है बेटा? रोड शेप है, इसे बोलते हैं अर्थात आपके सामने बैसिलाई। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमन इन द एज, सबसे ज्यादा जो बच्चों में हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यदि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस आता है ना, तो उसमें कौन से वाले बच्चों में आता है? 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में मेनिंजाइटिस आता है। उस मेनिंजाइटिस की वजह से, इस ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की वजह से अर्थात बच्चों का जो सीएसएफ की नली है वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें कोगुलम बन जाता है और बच्चा हॉस्पिटल में क्या लेके आता है? हाइड्रोसेफेलस। क्यों? सीएसएफ ब्लॉक होते ही बच्चे का, छोटे बच्चे का हेड क्या होने लग जाता है? साइज बढ़ने लग जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाए, यदि क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाए ट्यूबरकुलर बैसिलाई मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर बैसिलाई मेनिंजाइटिस कौन से बच्चों में देखा जाता है? 6 महीने से लेकर 24 मंथ तक के बच्चों में। सर क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है बच्चों में? ये टीबीएम हाइड्रोसेफेलस करवा सकता है। क्या करवा सकता है? हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट तीसरा आता है एसेप्टिक। देखो बेटा, सेप्टिक और एसेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एसेप्टिक का मतलब होता है वायरल मेनिंजाइटिस। कौन सा? वायरल, किसी वायरस। सर कौन कौन से वायरस है जो मेनिंजाइटिस करा सकते हैं? वायरल मेनिंजाइटिस इज कॉल्ड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट कॉमन वायरस कौन से होते हैं? मम्स वायरस, एंटेरोवायरस, आपके सामने पैरामिक्जो वायरस, पैरामिक्जो वायरस जिससे मीजल्स मम्स आपके सामने होते हैं। नेक्स्ट एचआईवी वायरस, एचआईवी और हर्पिस सिंप्लेक्स अर्थात एचएसवी, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये सारे कौन कौन से वायरस है बेटा? मम्स वाला वायरस, दूसरा एंटेरो वायरस, तीसरा पैरामिक्जो वायरस, चौथा एचआईवी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये क्या करवा सकते हैं? मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। इट इज कॉमन बट लेस सीरियस, सिम्टम्स आर सिमिलर टू कॉमन फ्लू। अर्थात इसके सिम्टम वैसे होते हैं, सर्दी जुकाम लगना आपके सामने, जैसे कॉमन फ्लू के सिम्टम होते हैं वैसे ही सिम्टम होते हैं। ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो आपके सामने सबसे खतरनाक कौन सा होता है? बैक्टीरियल के अंदर भी कौन सा? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। चौथे नंबर पे आपके सामने आता है क्लिनिकल फीचर। सर क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं? क्वेश्चन देखना बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्या क्लिनिकल फीचर? क्वेश्चन कहां से बनता है? या तो क्लिनिकल फीचर से बनता है या आपके सामने मैनेजमेंट से बनता है। दो ही जगह से क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। सर क्लिनिकल फीचर मतलब कैसे असेस करोगे आप, कैसे पता करोगे कि बच्चे को है? सबसे पहला यंग चिल्ड्रन और एडल्ट में। यंग चिल्ड्रन मतलब 5 साल तक का बच्चा हो और एडल्ट में या 5 साल तक का मतलब 5 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर मोर देन 5 ईयर और अर्थात एडल्ट। जैसे हमें, हमारे अंदर कैसे पता लगेगा कि मेनिंजाइटिस है? पहला इनिशियल साइन, क्वेश्चन आ जाएगा इनिशियल साइन और सिम्टम बताइए कौन कौन से होते हैं? इनिशियल साइन और सिम्टम कौन कौन से होते हैं? पहला सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द मेनिंजाइटिस। सीवियर हेडेक, ठंड लगना, फीवर आना, नोजिया, वॉमिटिंग और साथ में फोटोफोबिया। फोटोफोबिया इज ऑल्सो इन द इनिशियल सिम्टम, मतलब आंखों से धुंधला दिखाई देना। ये मेनिंजाइटिस के अर्थात इनिशियल सिम्टम है। लेट सिम्टम क्या है? साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। याद रखना, मेनिंजियल नाम से ही पता लग रहा है, मेनिंजाइटिस का मतलब मेनिंजीज का इरिटेशन। कौन कौन सी मेनिंजीज? अरेक्नोइड और पायामीटर का इरिटेशन। जब मेनिंजीज इरिटेशन होगा तो मेनिंजाइटिस में जब मेनिंजीज इरिटेशन होगा तो 2 साइन आते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला साइन का नाम है नकल रिजिडिटी। क्या नाम है? नकल रिजिडिटी। और नेक स्टिफनेस। क्या नाम है? नकल रिजिडिटी और नेक स्टिफनेस। और सर नकल रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? नेक रिजिडिटी, सबसे पहले जब मेनिंजाइटिस किसी को होता है तो उसकी गर्दन में अर्थात रिजिडिटी आ जाती है, अकड़ जाती है, फ्लेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? फ्लेक्शन। जिस तरह से मैं गर्दन को कर रहा हूं ऐसा मेनिंजाइटिस के पेशेंट में नहीं होता। नकल रिजिडिटी आ जाती है, इसका मतलब नेक में स्टिफनेस आ जाती है, कठोरपन आ जाता है। सर इससे कौन कौन से साइन? पॉजिटिव कर्निक एंड ब्रुडजेस की साइन। तो 2 साइन आपको देखने को मिलेंगे, 2 साइन आपको मेनिंजाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। हमेशा क्वेश्चन आता है कर्निक और ब्रुडजेस की साइन पॉजिटिव किस डिजीज में होते हैं? आंसर में बोलना मेनिंजाइटिस में होते हैं। पॉजिटिव कर्निक साइन और पॉजिटिव अर्थात ब्रुडजेस की साइन आपके सामने किस डिजीज में होते हैं? मेनिंजाइटिस में। सर ये दोनों साइन वास्तव में होते क्या है? मैंने अलग से बताया है कर्निक साइन। सर कर्निक साइन क्या होता है? यदि किसी बच्चे को
सुनना बेटा, कर्निक साइन क्या होता है? कर्निक साइन में क्या करते हैं, हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया और उसके पैर को हमने इलेवेट करने के लिए बोला। तो हमने क्या किया, जैसे ही उसका हिप और नी का फ्लेक्शन कराया, हिप और नी का फ्लेक्शन कराया, ध्यान से समझना, तो आपके सामने कर्निक साइन क्या होता है, मेक 90 डिग्री एंगल बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई। ये जो एब्डोमेन है और आपकी थाई है, तो मतलब आप ये यदि कोई पेशेंट सुपाइन में है तो उसकी थाई और एब्डोमेन के बीच में कितने डिग्री का, देखो इधर, यदि कोई पेशेंट सुपाइन में है तो उसका एब्डोमेन, उसकी एब्डोमेन और थाई के बीच में अर्थात कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। कर्निक साइन बता रहा हूं, ध्यान से समझना, आपके सामने 90 डिग्री एंगल बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई एंड नी इन द सुपाइन पोजीशन एंड नी, और घुटने के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और तो ये वाला आपका लोअर लेग हो जाएगा। ये क्या हो गया, लोअर लेग। सुनना मेरी बात, एक पेशेंट ने पैर को ऐसे किया, ये उसका एब्डोमेन है, ये पेल्विक रीजन है, पेल्विस से थाई को ऐसे कर लिया, और इसको कैसे कर लिया आपने, लोअर लेग, जो आपका लोअर लिम्ब है, आपके घुटने से नीचे का हिस्सा है, ये लोअर लेग है, अर्थात घुटने से नीचे का हिस्सा आपने इस तरह, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये भी कितना है, 90 का, और ये भी आपने एवरी पार्ट को, लोअर पार्ट को 90 डिग्री पे कर लिया। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि जैसे ही हम इसकी, ध्यान से समझना आपके सामने, कि नकल रिजिडिटी में क्या होता है, देन एक्सटेंडिंग द लेग अपवर्ड। ध्यान से सुनना, आपने पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाया हुआ है, सुपाइन पोजीशन में, आपने हिप और घुटने को फ्लेक्स करवा दिया और कितने डिग्री पर रखा है, 90 डिग्री पर रखा है एक दूसरे के। देन एक्सटेंडिंग द लेग अपवर्ड इट मे कोज पेन। और अब हम बोलेंगे, हम उस पेशेंट को बोलेंगे, तेरी जो लेग है इसको ऐसे करने की कोशिश कर, मतलब इस लेग को सीधा करने की कोशिश कर। तो वो नहीं करेगा, और करेगा तो पेन होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन हो रहा है। मेनिंजीज का जब इन्फ्लामेशन होता है तो अर्थात पेशेंट अपने लोअर लेग को क्या नहीं कर पाता, स्ट्रेट नहीं कर पाता, सीधा नहीं कर पाता। तो आगे, तो देन एक्सटेंडिंग द लेग, तो इट मे कोज पेन और स्पाज्म ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल। जो आपके हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल किसे कहते हैं, लेग के पीछे की जो मसल होती है, जो आपके हिप के पीछे की जो मसल है आपके सामने, ये जो हिप के पीछे की मसल है, ये जिसको, तो इसको बोलते हैं अर्थात हैमस्ट्रिंग मसल्स। कौन सी मसल कहते हैं, हैमस्ट्रिंग। यदि मैं खड़ा हूं और मेरे हिप के नीचे जो मसल्स है, जस्ट हिप के नीचे, घुटने से ऊपर, और मतलब मैं बैक की बात कर रहा हूं, हिप से नीचे, ग्लूटियस मैक्सिमस से नीचे, और आपके घुटने से ऊपर जो पोप्लिएटल फोसा है उससे ऊपर की जो मसल है उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। जो बैक की मसल होती है उनको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। तो क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए कि, आप बताइए, क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए कि यदि कोई पेशेंट अपने लोअर लेग को एक्सटेंड सीधा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब हैमस्ट्रिंग मसल में स्पाज्म आ जाए या पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये किसका है, मेनिंजाइटिस है। क्या है, मेनिंजाइटिस को बताता है, और इसे बोलते हैं पॉजिटिव कर्निक साइन। यदि नहीं कर पा रहा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्निक साइन। कौन सा, कर्निक साइन। पॉजिटिव कर्निक साइन किस में देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस में। सर यदि मान के चलो एक पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आया और आपने उसको सोचा कि मेनिंजाइटिस होगा, और आपने उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाया, इसी तरह पैर करवाए और बोला सीधा कर दे, उसने सीधा कर दिया, तो कर्निक साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब यदि किसी को मेनिंजाइटिस नहीं होगा तो नेगेटिव कर्निक साइन होगा, वरना कैसा होगा, पॉजिटिव कर्निक साइन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ब्रुडजेस्की साइन। कौन सी साइन बेटा, ब्रुडजेस्की साइन। सर ब्रुडजेस्की साइन क्या होता है, ब्रुडजेस्की साइन में क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं, और सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद जैसे ही गर्दन को, पेशेंट की गर्दन को फ्लेक्स करते हैं, तो लोअर लिम्ब्स है अपने आप, मतलब हिप पर और आपके किस पर, हिप पर और नी, घुटने पर अपने आप फ्लेक्शन होता है। आपने तो बिल्कुल सीधा लेटा रखा था, लेकिन गर्दन को जैसे ही फ्लेक्स किया तो अपने आप लोअर लिम्ब और हिप पर क्या होता है, फ्लेक्शन होता है, या घुटने पर फ्लेक्शन होता है। इसे बोलते हैं ब्रुडजेस्की साइन, पॉजिटिव। तो फ्लेक्शन ऑन ऑफ द हिप्स, एंकल और नी व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। जब नेक को फ्लेक्स करोगे तो घुटने पर और हिप्स पर क्या होगा, फ्लेक्शन होगा फ्रॉम ए सुपाइन पोजीशन। जब पेशेंट किस में है, सुपाइन पोजीशन में है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव ब्रुडजेस्की साइन। तो पॉजिटिव कर्निक और ब्रुडजेस्की साइन किस में देखने को मिलते हैं आपको, मेनिंजाइटिस में। आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर मैंने एक डायग्राम डाला है, आप देखो, दैट इज द कर्निक साइन। सीधा नहीं कर पाएगा, यदि गलती से आपने इस पेशेंट का इस तरह था और आपने गलती से इसको ऊपर किया तो पेशेंट को पेन मारेगा, दैट इज द कर्निक साइन। यदि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है और आपने पेशेंट की गर्दन को टेढ़ा किया, आपने पेशेंट की गर्दन को टेढ़ा किया, तो अपने आप इसके जो घुटने हैं अपने आप फ्लेक्स हो गए, जबकि बिल्कुल सीधे थे। इसे बोलते हैं ब्रुडजेस्की नेक साइन पॉजिटिव, अर्थात ब्रुडजेस्की साइन
पॉजिटिव। तो क्वेश्चन कभी भी आ जाए आपके सामने कि बुर्जस्की और कर्निक साइन किस में देखने को मिलता है, तो आंसर में बोलना मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने किस तरह से आएगा, ध्यान से कई क्वेश्चन आ सकता है। रेड मैक्युलर पेचिज, रेड मैक्युलर पेचिज रस या रेड मैक्युलर पेचेज, बॉडी के ऊपर रेड मैक्युलर पेचेज कौन से मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेंगे? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। किसमें? मेनिंगोकोकल। तो याद रखना रेड मैक्युलर पेच किसमें देखने को मिलते हैं? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन इन वायरल मेनिंजाइटिस। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि वायरल मेनिंजाइटिस में क्या देखने को मिलता है? एब्डोमिनल और चेस्ट पेन किसमें देखने को मिलता है? वायरल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है लाइन। रेड मैक्युलर पेज किसमें होता है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल है भाई। मेनिंगोकोकल क्या है? अर्थात बैक्टीरियल है। दूसरा एब्डोमिनल और चेस्ट पेन किसमें देखने को मिलता है? वायरल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके सामने सर इन्फेंट और नियोनेट में क्या साइन देखने को मिलते हैं? इन्फेंट मतलब जो 1 साल से कम का है, और आपके सामने नियोनेट मतलब 1 साल से कम वालों में। जो बच्चे 1 साल से कम वाले हैं उनमें क्या देखने, अभी तक जो पढ़ा था वो 1 साल से बड़ा और एडल्ट था, मतलब यंग चिल्ड्रन था। लेकिन 1 साल से कम वालों में क्या देखने को मिलता है? बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनेल। एंटीरियर फोंटेनेल मतलब आपकी ब्रैगमा, ब्रैगमा बल्ज करेगी, दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनेल किसमें देखने को मिलेगा? आपको मेनिंजाइटिस के अंदर। सर ये किसको बताता है? बल्जिंग अर्थात ये बताता है कि मेनिंजाइटिस की वजह से क्या बढ़ चुका है? आईसीपी बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है। और बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? नेक रिजिडिटी, सीजर, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग अर्थात ढंग से खाना नहीं खाएगा, नेक रिजिडिटी, और साथ में हाई पिच क्राई देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? हाई पिच क्राई देखने को मिलेगी। मतलब बच्चा तेज तेज, हाई पिच का मतलब दूर तक चिल्लाएगा, बिल्कुल सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी। तो हाई पिच वॉइस, नकल रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी मतलब गर्दन में स्टिफनेस, सीजर्स, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, ये किस में देखने को मिलेगी? बच्चों में। तो बच्चों के साइन तो ये थे, और एडल्ट के साइन तो कर्निक और बुर्जस की साइन किस में देखने को मिलते हैं? आपको दोनों में, क्योंकि यहां पर भी तो क्या है? नेक रिजिडिटी। लेकिन यहां पर हम बच्चे से पूछ नहीं सकते पेन होगा नहीं होगा, इसलिए कर्निक और बुर्जस की को देखने को दोनों में मिलता है। लेकिन असेसमेंट किस में करोगे? एडल्ट में। किस में करोगे? एडल्ट में करोगे। नेक्स्ट सर डायग्नोसिस। सर व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ द मेनिंजाइटिस? का क्या डायग्नोसिस है? सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, इसको कैसे पता करोगे? सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, इसको कैसे पता करोगे? इन सब चीजों को पढ़ने की जगह आपको जो एक चीज ये है, इसको मैं एक टेबल में आपको पूरा दिखा रहा हूं कि टेबल में आप एक साथ देख लो। सर सबसे पहले आप एक टेबल में पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सीएसएफ का कंपोजिशन, इसमें समझ में आ जाएगा कौन से मेनिंजाइटिस का कैसे पता करते हैं। मेनिंजाइटिस का जो डेफिनेटिव होता है आपके सामने, हम क्या क्या कराते हैं? एनसीसीटी भी कराते हैं मेनिंजाइटिस में, और लंबर पंचर। तो मेन डेफिनेटिव जो होता है वो होता है लंबर पंचर करो। मेनिंजाइटिस है तो लंबर पंचर करो, सीएसएफ का कल्चर कराओ कि सीएसएफ में बैक्टीरियल आ रहा है, वायरल आ रहा है, क्या आ रहा है, उस तरह से सीएसएफ का कल्चर। यदि सीएसएफ में नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इससे क्वेश्चन अलग से भी आता है। सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर बॉडी में कितना होता है? 50 से 180 सेंटीमीटर ऑफ H2O। सेंटीमीटर में बोल रहा हूं, 50 से 180 सेंटीमीटर H2O नॉर्मल प्रेशर ऑफ द सीएसएफ। सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर हमारी बॉडी में कितना होता है? 50 से 180 सेंटीमीटर ऑफ द H2O। दूसरा सर सेल्स, नॉर्मल सीएसएफ, यदि मैं अपना सीएसएफ में बिल्कुल स्वस्थ हूं और मेरा सीएसएफ का कल्चर कराने भेजूंगा तो 0 से लेकर 4 लिम्फोसाइट मिल सकती है, 2 से लेकर 3 ब्लड सेल भी मिल सकती है आपके सामने, और 2 से लेकर ब्लड सेल भी मिल सकती है, और 15 से लेकर 45 मिलीग्राम क्या होता है? अर्थात प्रोटीन होता है। नॉर्मल सीएसएफ के अंदर 20 मिलीग्राम पर 100 ml सीएसएफ में भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, मतलब 15 से 45 के बीच में अर्थात प्रोटीन की वैल्यू आ सकती है मिलीग्राम में। आगे और ग्रोस, और बाहर से देखोगे तो बिल्कुल कैसा दिखेगा? क्लियर। यदि मान के चलो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके अंदर पीएमएन का मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूट्रोफिल्स, या अर्थात पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड, जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। यदि 100 से ज्यादा न्यूट्रोफिल दिख रही है आपको, हाइपोग्लाइकोकोरिया मतलब सीएसएफ में ब्लड शुगर कम है, साथ में प्रोटीन बढ़ी हुई है, पता लगा कि 50 मिलीग्राम परसेंट है या 60 मिलीग्राम परसेंट है, और साथ में टर्बिड कलर में है, मतलब मटमैला,
गंदे कलर में दिख रहा है तो ये कौन से मेनिंजाइटिस को बताता है? अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को बताता है। तो बैक्टीरियल में मेनली कौन सी सेल बढ़ी हुई मिलेगी? न्यूट्रोफिल। कौन सी मिलेगी? नॉर्मल न्यूट्रोफिल होती है क्या? नहीं होती। नॉर्मल क्या होती है? लिम्फोसाइट होती है, और कितनी होती है? 0 से लेकर 4 होती है। लेकिन यदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो न्यूट्रोफिल कितनी मिलेगी? 100 से ज्यादा मिलेगी। साथ में ब्लड शुगर कम मिलेगी और प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि शुगर कम हो जाती है, प्रोटीन बढ़ जाता है, तो वैसे ही पता लग जाता है कि मेनिंजाइटिस है। क्या है? मेनिंजाइटिस। क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरिया जाता है तो ब्लड की शुगर का यूज करता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। इसलिए हाइपोग्लाइकोरिया का मतलब है सीएसएफ में ग्लूकोज कम होने को। जैसे ब्लड में ग्लूकोज कम होती है तो क्या बोलते हो? हाइपोग्लाइसीमिया। ईमिया मतलब ब्लड में। लेकिन यदि मान के चलो आपके सीएसएफ में, यदि सीएसएफ में शुगर कम होती है तो उसको एक वर्ड में क्या बोला जाता है? हाइपोग्लाइकोरिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइकोरिया के नाम से बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस का ये चीज याद रखना कि नॉर्मल सीएसएफ में क्या क्या होता है। नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर 50 से 180 सेंटीमीटर होता है। सेल 0 से 4 नॉर्मल लिम्फोसाइट मिलती है। लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट की जगह कौन सी मिलती है? पीएमएन। पीएमएन मतलब पोलीमोर्फो न्यूक्लियोफिल न्यूट्रोफिल, जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स के नाम से बोलते हैं। तो पोलीमोर्फो जो न्यूक्लियोसाइट्स है उनको मतलब मेनली कौन सी मिलती है? न्यूट्रोफिल मिलती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। सीएसएफ का प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है। शुगर आपके सामने, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर कम हो जाती है और प्रोटीन का वैल्यू बढ़ जाता है। नॉर्मल सीएसएफ क्लियर होता है, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ कैसा होता है? टर्बिड होता है। कैसा होता है? टर्बिड। नेक्स्ट, तीसरा नंबर पे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। यदि मान के चलो किसी को मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलर है, मतलब टीबी के बैक्टीरिया की वजह से है, जिसको आप बोलते हो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है। मान के चलो आप एग्जांपल, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस यदि किसी को है तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो सीएसएफ का प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। साथ में अब की बार जो कौन सी वाली सेल बढ़ती है ट्यूबरकुलर में? देख लो, लिम्फोसाइट बढ़ती है, लेकिन कितने से ज्यादा होती है? 100। लेकिन नॉर्मली कितने से कम होनी चाहिए? 0 से 4 के बीच में। नॉर्मल वैल्यू सीएसएफ के अंदर सीएल होनी चाहिए 0 से 4 लिम्फोसाइट। यदि किसी की लिम्फोसाइट बढ़ रही है तो समझ जाओ उसको कौन सा वाला ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। साथ में शुगर डिक्रीज होगी, और इसके साथ में जो प्रोटीन का वैल्यू होगा, जो सीएसएफ में प्रोटीन होगी, वो नॉर्मली कितनी होती है? 15 से 45 मिलीग्राम परसेंट। लेकिन यहां पर लगभग 100-200 मिलीग्राम परसेंट मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। और साथ में इसका कलर कैसा होता है? स्ट्रो कलर। कैसा होता है? स्ट्रो कलर होता है। लास्ट, वायरल मेनिंजाइटिस। सर वायरल मेनिंजाइटिस क्या होता है? ध्यान से समझना। वायरल मेनिंजाइटिस, सर वायरल जो मेनिंजाइटिस आपके सामने देखने को मिला है उसमें सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। साथ में सर सेल्स जो होती है 50 से लेकर 500 सेल्स होती है। सर कौन सी वाली? लिम्फोसाइट। लेकिन 50 से 500 के करीब होती है वायरल मेनिंजाइटिस में। साथ में सबसे ज्यादा देखने कर पता लगा जाता है कि यदि ब्लड शुगर नॉर्मल है और लिम्फोसाइट बढ़ रही है तो बोलेंगे वायरल मेनिंजाइटिस। ब्लड की शुगर कम है और साथ में लिम्फोसाइट 100 से ज्यादा है तो बोलेंगे ट्यूबरकुलर। तो इन दोनों में डिफरेंस करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। लिम्फोसाइट यहां भी आपके सामने 50 से 500 लिम्फोसाइट्स है, लेकिन यहां पर जो शुगर है सीएसएफ के अंदर, जो शुगर है उसका वैल्यू नॉर्मल रहेगा। और नॉर्मल कितने से कितने के बीच में आपके सामने शुगर आपका क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा यहां पर। तो आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड शुगर का नॉर्मल होना साथ में लिम्फोसाइट का बढ़ना किसको बताता है? तो वायरल मेनिंजाइटिस को बताता है। किसको बताता है? वायरल मेनिंजाइटिस। और सर साथ में ब्लड में जो प्रोटीन है वो बढ़ेगी, सीएसएफ में, सॉरी नॉट ब्लड, सीएसएफ में प्रोटीन है वो बढ़ेगी और इसका क्लियर कलर मिलेगा। कैसा मिलेगा? क्लियर। तो क्लियर कलर या तो नॉर्मल सीएसएफ में मिलता है और यह कहां मिलता है? वायरल मेनिंजाइटिस में मिलता है। लेकिन वायरल में कौन कौन बढ़ा हुआ मिलेगा? अर्थात सीएसएफ प्रोटीन, साथ में सीएसएफ शुगर। ये यहां से देख सकते हो आप क्या क्या चीज। एक पहला नंबर का प्रेशर है, दूसरे नंबर वाला सेल है, तीसरा शुगर को बता रहा है, चौथा बॉक्स प्रोटीन को बता रहा है, और पांचवा उसकी ग्रोस अपीयरेंस को बता रहा है कि किस तरह का अपीयरेंस होगा। नेक्स्ट, हमने कहा कि सर हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पहले ध्यान से समझो मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सर व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस। सर आपको मेनिंजाइटिस यदि कोई पेशेंट आपके ओपीडी में भर्ती होता है आपके पास, तो आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से? सबसे पहले यदि मान के चलो आपने पता करा, सीएसएफ कल्चर करवाया, सीएसएफ जब कल्चर कराने के लिए भेजोगे तो उससे पहले एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है लंबर पंचर। क्या नाम है? लंबर पंचर। क्या नाम है? लंबर पंचर के नाम से गुजरना पड़ेगा। लंबर पंचर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनली कौन से क्षेत्र से किया जाता है? L3 L4 से किया जाता है। बच्चों में नीचे किया जाता है, L4 L5 क्षेत्र से किया जाता है। दूसरा,
जो आपके सामने लंबर पंचर, कौन सा लंबर पंचर, L3 L4 क्षेत्र से करते हैं। पोजीशन कौन सी रखते हैं, सी शेप, या दूसरे नंबर पे मैं बोलूं तो अच्छा वर्ड लिखना, लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन। कौन सा, लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन। लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन में पेशेंट को अपन बैठा लेते हैं, बैठा के भी कर सकते हो, लेटा के भी कर सकते हो। लेटरल पोजीशन दी और पेशेंट को सी शेप में बेंड कर दिया तो लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन में कर सकते हो लंबर पंचर। लंबर पंचर करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों को, मेरा लास्ट यूट्यूब का लेक्चर भी आप देख सकते हो, जब भी हम लंबर पंचर करते हैं या लास्ट लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। लंबर पंचर करते हो तो पहले जो स्पाइनल निडिल होती है आपके सामने, लंबर पंचर जो निडिल होती है आपके सामने, पहले स्किन में जाती है, स्किन के बाद में सबक्यूटेनस टिश्यू में जाती है, सबक्यूटेनस टिश्यू के बाद में सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट में जाती है, फिर इंफ्रा स्पाइनस लिगामेंट में जाती है, फिर लिगामेंटम फ्लेवम में जाती है, और लिगामेंटम फ्लेवम के बाद में लिगामेंटम, मेरा एमएसएन का इमेज बेस्ड लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। और लिगामेंटम फ्लेवम के बाद में जाती है अरेक्नोइड के अंदर, और अरेक्नोइड के बाद में जाती है सब अरेक्नोइड स्पेस में, और सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है बेटा, सीएसएफ इकट्ठा होता है, और वहां से आप क्या लेके आ जाते हो, सीएसएफ का सैंपल लेके आ जाते हो। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है, कौन से क्षेत्र से होता है, कौन सी पोजीशन में करते हैं। सीएसएफ कल्चर में आप पता कर लेते हो कि बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने अभी टेबल में बताया था किस तरह पता करते हैं। वायरल मान के चलो आपने पता कर लिया वायरल मेनिंजाइटिस है। वायरल मेनिंजाइटिस का मतलब कलर क्लियर होगा, लिम्फोसाइट बढ़ी हुई होगी, आईसीपी बढ़ा हुआ होगा, साथ में प्रोटीन अर्थात बढ़ी हुई होगी, लेकिन शुगर कैसी होगी, नॉर्मल होगी। शुगर कैसी होगी, नॉर्मल। किसमें, वायरल में। तो आपने पता कर लिया वायरल मेनिंजाइटिस है, सीएसएफ कल्चर करा के। बच्चे के अंदर भी कराएंगे, हर बच्चे में कराना है आपको, चाहे इन्फेंट हो चाहे एडल्ट हो। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको जो इन्वेस्टिगेशन करानी होती है वो कौन सी होती है, सीएसएफ अर्थात इन्वेस्टिगेशन या सीएसएफ कल्चर। सेल्फ लिमिटिंग होता है। वायरल मेनिंजाइटिस इतना खतरनाक नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप खत्म हो जाता है अर्थात। बट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें भी ट्यूबरकुलर वाला सबसे खतरनाक होता है। ट्यूबरकुलर वाले में कोब वेब अपीयरेंस आती है। कैसी आती है, कोब वेब, मकड़ी का जाला, कोब वेब अपीयरेंस इन द सीएसएफ। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपके सामने, कोब वेब अपीयरेंस, यदि कभी क्वेश्चन आ जाए, कोब वेब अपीयरेंस इन सीएसएफ कल्चर। सीएसएफ कल्चर कराने आपने लेबोरेटरी पर भेजा और सीएसएफ में कोब वेब अपीयरेंस आ रही है, इज डायग्नोसिस ऑफ टीबीएम। टीबीएम मतलब होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो टीबीएम क्या बोलते हैं, टीबीएम। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो जाता है। यस, एडमिनिस्ट्रेट एंटीबायोटिक आपको पता लग जाए, यदि गलती से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, मेनिंगोकोकल है, तो आपको लगता है ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफ्ट्रेक्सोन। ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्रेक्सोन। प्रेगनेंसी वाली फीमेल है उसके में भी सेफ होती है। मेनली आपको क्या देना है, इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन। और कितना दे सकते हो, डबल दो, 2 ग्राम दो, 2 ग्राम आईवी बीडी, 2 ग्राम लगाओ। हमेशा मेनिंजाइटिस हो जाता है तो आपको हमेशा डबल देना है डोज। नॉर्मली हम 1 ग्राम देते हैं बीडी में, लेकिन मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में 2 ग्राम आईवी बीडी देना है। एंटीबायोटिक इज द थर्ड जनरेशन सेफेलोस्प्रिन, लाइक सेफ्ट्रेक्सोन, मोनोसेफ के नाम से भी मार्केट में आती है, सेफ्ट्रेक्सोन, सेफापेराजोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिंजाइटिस में। एडमिनिस्टर कोर्टिकोस्टेरॉइड। सर कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों दे रहे हो, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। कोर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडिनिसोलोन, मिथाइल प्रेडिनिसोलोन, एमपीएस, ये क्यों दे रहे हैं, मेनिंजाइटिस के पेशेंट में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। हमेशा स्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड लाइक डेक्सामेथासोन फॉर डिक्रीज अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस के इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। तो हम अलग से भी दे सकते हैं इंजेक्शन डेक्सामेथासोन नॉर्मली नहीं देना चाहिए, लेकिन किसमें, नॉर्मल पेशेंट में। लेकिन मेनिंजाइटिस के पेशेंट में हमेशा डेक्सामेथासोन 2 सीसी आईवीटीडीएस में देना चाहिए। 2 सीसी का मतलब होता है 8 mg, 1 सीसी में 4 mg होता है डेक्सा। तो हॉस्पिटल में आप पीएचसी सीएचसी पर काम करते हो, वहां भी आपको देखा होगा इंजेक्शन जो डेक्सामेथासोन होता है वो कितना देना है आपको, 2 सीसी में देना है आईवीटीडीएस के अंदर, मतलब 8 mg टीडीएस दे रहे हो आप। कितना दे रहे हो, 8 mg टीडीएस। क्यों दे रहे हो, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछ ले मेनिंजाइटिस में कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं, डेक्सामेथासोन आप या मिथाइल प्रेडिनिसोलोन क्यों दे रहे हो, तो आप बोलना फॉर डिक्रीज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस के इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए। सर साथ में असेस इंक्रीज आईसीपी, आप साथ में जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट है उसका आईसीपी को भी क्या कीजिए, जैसे आईसीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज आईसीपी को भी असेस कीजिए। और साथ में सीजर का भी ध्यान रखिए कि आईसीपी ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा। आईसीपी बढ़ने के क्या सिम्टम होते हैं, वोमिटिंग आना, हेडेक होना, फोटोफोबिया,
शुरू शुरू में बताए थे मैंने आपको, फोटोफोबिया, धुंधला दिखाई देना, विजन लॉस होने लग जाता है, तो ये आपके सामने, और साथ में सीजर आने के लिए, इसलिए सीजर प्रिकॉशंस पहले ही ध्यान में रखिए। आपको बेड साइड, आपको फेनेटोइन रखना है, आपको मिडास रखना है, आपको सोडियम वेलप्रोएट रखना है। तो ये एक चीज, मतलब कहने का मतलब सीजर प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, नर्सिंग इंटरवेंशन है ये। एलिवेट बेड अप टू 30 डिग्री, ये क्वेश्चन अलग से आया हुआ है कि मेनिंजाइटिस के पेशेंट को कौन सी पोजीशन दे, तो आप बोलना फाउलर पोजीशन। फाउलर मतलब आपके सामने, अर्थात बेड को अप टू 30 डिग्री तक एलिवेट करना है, नॉट सेमी फाउलर, नॉट हाई फाउलर, ओनली फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी है आपको? फाउलर। सर सेमी फाउलर में तो 45 डिग्री तक बेड को करते हैं, हाई फाउलर में आपके 45 डिग्री से ऊपर करते हैं, लेकिन फाउलर पोजीशन में 15 से 30 डिग्री करते हैं। तो आपको इलेवेट बेड करना है लगभग, अर्थात 30 डिग्री, लेकिन 15 से जो 30 डिग्री होता है उसको अपन किस में काउंट करते हैं? फाउलर पोजीशन में। तो फाउलर पोजीशन देनी है। ऑप्शन में फाउलर ना हो तो सेमी फाउलर आंसर देना। क्या देना? सेमी फाउलर पोजीशन में मेनिंजाइटिस के पेशेंट को करना है। नेक्स्ट आपके सामने और क्या आएगा सर? और अवॉइड फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड हिप। मैंने पहले ही कह दिया, फ्लेक्शन को अवॉइड करना है, ना तो गर्दन का फ्लेक्शन करना है ना हिप का, वरना कौन से साइन, अर्थात कर्निक साइन और बुर्जेस की साइन जो मैंने आपको दोनों समझाए थे, वो दोनों आपके सामने देखने को मिलेंगे। आइसोलेशन फॉर 24 आवर, आप ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है नॉरसेट 2021 में। नॉरसेट 2021 के इसमें से एक क्वेश्चन बनना तय है, फिक्स समझ लो। और उसका मन जच गया ना तो 2 क्वेश्चन देगा, उसका मन जच गया तो 2 देगा। एक तो देगा कर्निक और बुर्जेस की साइन से, और दूसरा देगा इसके, अर्थात या तो क्लिनिकल फीचर से। क्लिनिकल फीचर में भी मैंने बताया था, रेड मैक्युलर रस हो रहे हैं पूरी बॉडी पर, और मेनिंजाइटिस है तो कौन सा होगा? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस होगा। तो आपके सामने आइसोलेट रखना है 24 आवर के लिए। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है कि 24 घंटे के लिए पेशेंट यदि मेनिंजाइटिस का है तो उसको बिल्कुल अलग रखो, दूसरे हॉस्पिटल के वार्ड में सबके बीच में मत पटको, आप उसको अलग रखो। सर यदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन रखो, और रेस्पिरेटरी में भी कौन सा वाला? मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन विद कौन से वाले से? न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। यदि किसी को पेशेंट को पता लग गया कि न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस है, न्यूमोकोकल का अदर नेम क्या होता है? मेनिंगोकोकल, एक ही नाम है। न्यूमोकोकल मेनिंगोकोकल एक ही नाम है। यदि किसी को पता लग गया आपको कि न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस है तो उसका कौन सा आइसोलेशन करना है? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉरसेट 2021 में कि यदि कोई पेशेंट को न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस है तो उसको कौन सा आइसोलेशन करना है? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करना है, क्योंकि ड्रॉपलेट इंफेक्शन से फैलता है। दूसरा, रिकॉर्ड ऑफ द हेड सर्कमफेरेंस ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की हेड सर्कमफेरेंस के लिए क्यों बोला? मैंने पहले ही बताया था, जब भी कभी मेनिंजाइटिस होता है तो कोब वेब अपीयरेंस बन जाता है ट्यूबरकुलर वाले मेनिंजाइटिस में, और सीएसएफ के ड्रेन होना बंद करवा देता है, सीएसएफ के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, और बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है। और बच्चा क्या लेके आता है हॉस्पिटल में? शिकायत, सर मेरे तो हाइड्रोसेफेलस हो गया। अरे हाइड्रोसेफेलस नहीं हुआ, तुझे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, तू टीबी की दवा खा, तुझे टीबी सेंटर जाना चाहिए, तेरा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कम होगा तो अपने आप तेरा हाइड्रोसेफेलस वाला रास्ता खुल जाएगा। इसलिए हम हाइड्रोसेफेलस के लिए फिर क्या डाल देते हैं? संट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए वेंट्रिकल्स से सीधा पेरिटोनियम में वीपी संट डाल देते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट डाल देते हैं। आजकल तो अलग अलग आ गए, वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल संट भी आ गया, वेंट्रिकुलो प्लूरल संट भी आ गया, जो प्लूरल वाले फ्लूइड में डाल दो सीधा, वहां से बॉडी के लिम्फेटिक्स से जाता रहेगा। आर्ट्रियल भी आ गया, सीधा आर्ट्रिया में जो हार्ट का जो ब्लड जा रहा है उसमें जाता रहेगा। तो कई तरह के संट आ गए, लेकिन मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट संट जिसमें कम से कम कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है? वीपी संट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियम संट। इसमें क्या करते हैं हम? एक रास्ता बनाते हैं, टनल स्किन के जस्ट नीचे से जाता है, स्किन के जस्ट नीचे से, यहां से वेंट्रिकल से डायरेक्ट बनाते हैं एक रास्ता, जिसमें अपन क्या डाल देते हैं? संट डाल देते हैं। संट एक पतली सी नली होती है, बिल्कुल पतली सी नली होती है, उसको अपन स्किन के रास्ते टनल बनाते हैं, यहीं से टनल बनानी है, उस टनल से सीधा अर्थात पेरिटोनियम में डाल देते हैं। और जैसे ही पेरिटोनियम में यहां से छेद कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सीएसएफ का प्रेशर आ रहा है, और पेरिटोनियम के अंदर खोल देते हैं। अब पेरिटोनियल फ्लूइड में जाएगा, और वो पेरिटोनियल फ्लूइड से बॉडी के लिम्फेटिक्स से एब्जॉर्ब होकर यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपके सामने मॉनिटर, अर्थात आपके सामने मॉनिटर आपको फेनेटोइन, मतलब कि फेनेटोइन का मतलब होता है आपको ज्यादा फेनेटोइन भी नहीं देनी आपको सीजर के चक्कर में, तो मॉनिटर करना है आपको पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करो। फेनेटर की जगह यहां पर लिखो वाइटल साइन, मॉनिटर वाइटल साइन। साथ में इन वायरल, यदि वायरल मेनिंजाइटिस हो तो कौन सा आइसोलेशन करना है? यूरिन आइसोलेशन। दोनों याद रखना,
यदि किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो और उसमें भी न्यूमोकोकल, तो कौन सा आइसोलेशन देना है? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। और वायरल मेनिंजाइटिस हो तो कौन सा? यूरिन, टॉयलेट से फैलता है, यूरिन के कंटेंट से फैलता है वायरल वाला, तो यूरिन आइसोलेशन। ये दोनों क्वेश्चन किस में आ सकते हैं? नोट सेट 2021 में। अलग से लिख लिया करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ना पूरे टॉपिक के, सर ने इस पे जोर दिया था, अलग से लिख लो उसको। यस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सीएसएफ कंपोजिशन किस में किस तरह। थैंक यू फॉर मेनिंजाइटिस। सत्यनारायण, आज क्लास का जो नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा वो 3:10 का आया होगा, इसलिए आप जो बाद में देख सकते हैं आपको, है ना, आप क्लास को बाद में कितनी बार भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर सो मच। आप मेनिंजाइटिस को ध्यान से क्वेश्चन समझो। एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर और एम्स के एग्जाम में आया हुआ था, इस बार भी आने की पूरी संभावना है कि क्वेश्चन ये पूछा गया था। हमेशा आपके पास है ना नोटिफिकेशन आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि गलती से कभी देख भी नहीं पाओगे तो आपको 6 महीने तक, कभी भी जिस दिन से आपने परचेज किया 6 महीने तक उस वीडियो को कितनी बार भी आप देख सकते हैं अपने बैच के अंदर जाकर। यस, एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था लास्ट ईयर, ये पूछा गया था मेनिंजाइटिस से कि एक पेशेंट को नर्स ने देखा कि नकल रिजिडिटी आ रही है, मतलब नकल में स्टिफनेस आ रही है, और डायग्नोसिस हुआ कि उसको मेनिंजाइटिस है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, बताइए इसमें से क्या देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन था ए नेगेटिव कर्निग साइन, पहला ऑप्शन था ए नेगेटिव कर्निग साइन, दूसरा था ए नेगेटिव ब्रुडजेस्की साइन, तीसरा था जीसीएस 15/15 मतलब 15/15, और चौथे नंबर का ऑप्शन था ए पॉजिटिव कर्निग साइन। तो आंसर क्या जाएगा आपके सामने, समझ गए आप, कहने की जरूरत नहीं है। आंसर जाएगा एक पॉजिटिव कर्निग साइन। क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा आपके सामने, ए पॉजिटिव कर्निग साइन। थैंक यू सो मच।